आज आपको चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है ना, जिसका मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेम वैसे ही डिबेंचर के रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो एक बार हम बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं कि किस तरह से आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो लिखोगे, रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ओब्लिगेशन। सेम बात मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर के केस में लिखवाई थी। बस आपको याद रखना है कि वही का वही लिखकर जहां प्रेफरेंस शेयर थे वहां डिवेंचर आ जाएंगे। रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ओब्लिगेशन एट प्री अरेंज अमाउंट्स। पहले से ही डिसाइडेड होता है कि रिडम्पशन एट पार होगा या प्रीमियम पे होगा। एंड टाइमिंग्स, it is a contract specifying the obligation to redeem debentures within or at the end of a given time period। जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं ना बच्चों, हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि रिडम्पशन का मतलब ही है रीपेमेंट। तो उसके साथ पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितने साल बाद रिडीम किए जाएंगे। तो हम रिडम्पशन उस पर्टिकुलर डेट पर भी कर सकते हैं और उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें डिसाइडेड होता है पहले से अमाउंट। तो आपको ये समझना है, कोई पूछे रिडम्पशन का मतलब, आप बोलेंगे रीपेमेंट, हम वापसी कर रहे हैं पैसे। अब क्वेश्चन आता है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स से अलग है। वहां कैसे होता था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इसके तुरंत बाद पढ़ते हैं, दो सोर्स यूज हो सकते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां है मेथड ऑफ रिडम्पशन। आप रिडम्पशन कैसे कैसे कर सकते हो, एक तो एक साथ पेमेंट करके। तो लिखो अपने पास, आप लिखो बच्चों, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ऐसे करके ना हम एक चार्ट फॉर्म में बना लेंगे। चार मेथड होते हैं जिसमें से तीन हमारे सिलेबस में हैं और फोर्थ नहीं है। हम मेंशन चारों के चारों करेंगे, लेकिन एक के साथ लिख देंगे नोट इन सिलेबस, ताकि हमें पता होगा कि टोटल चार मेथड होते हैं। तो देखो बच्चों, लिखते हैं। पहले फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड आप लिखेंगे बाय पेमेंट इन लमसम। मतलब जैसे आपने 5 साल वाले डिवेंचर इशू कर रखे हैं तो 5 साल बाद आपको उनको एक साथ पैसे देने हैं, तो डेट इज कॉल्ड बाय पेमेंट इन लमसम। एक बार इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन भी कर देते हैं इसी के नीचे। इसका मतलब क्या है, एट मैच्योरिटी और एट एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ डिवेंचर, क्योंकि पहले से ही बताया जाता है कि कब रिडीम किए जाएंगे। द पेमेंट ऑफ एंटायर डिवेंचर्स, पूरे के पूरे जो डिवेंचर हैं उनकी पेमेंट इज मेड इन वन लोट और इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। जितने टाइम के लिए इशू किए जाते हैं ना, कंपनी चाहे तो उससे पहले भी रिडीम कर सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। ये पहला वे है। एंट्री वगैरह बच्चों अभी हम सीखेंगे, पहले हम नॉर्मल आउटलाइन समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अकाउंटिंग करने से पहले हमें सारा पता होगा। ये क्या तरीका है कि आप एक साथ पेमेंट करके डिबेंचर को रिडीम करें। ठीक है। दूसरा, बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, ये सेकंड मेथड है।
इसमें क्या होता है, हम कुछ कुछ डिवेंचर करके रिडीम करते रहते हैं। पहले से ही डिसाइडेड होता है जब इशू किए जाते हैं कि हम किस्तों में रिडम्पशन करेंगे। तो इसके बारे में लिखो, द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पोर्शन, पहले से ही डिसाइडेड है, ऑफ डिवेंचर इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। वैसे तो बच्चों थ्योरी पूछेगा नहीं, ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, लेकिन 1% पूछ ले तो मेथड ही पूछ सकता है। तो बस आपको पता होना चाहिए, एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कब कब, जैसे जनरली ईयरली कंपनियां रीपे करती है। जनरली कंपनियां ईयरली रीपे करती है और पहले से डिसाइडेड होता है कितना कितना अमाउंट करके रिडीम करेंगे। हो सकता है 20 लाख रुपए हो, 5 साल में रिडीम करने हो, और उन्होंने कहा 4-4 लाख करके रिडीम करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तीसरा जो है, यहां हमारा सी इंस्टीट्यूट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं समझा देता हूं ये है क्या। बाय परचेज इन ओपन मार्केट, अपने ही डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीद कर हम रिडीम कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। लेकिन वो आपको इंटर के लेवल पे पढ़ाया जाएगा, तो मैं इसके साथ अलग से लिख रहा हूं, नोट इन सिलेबस। वो बिल्कुल कहीं कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, सीधा कह रहे हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। तो हमें क्यों डिस्कस करना है, हम तो बस मेथड नाम याद रखेंगे, बाय परचेज इन ओपन मार्केट। और लास्ट है बच्चों, हम लोग ना कन्वर्जन के थ्रू रिडम्पशन करते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने डिवेंचर को किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, शेयर्स में, तो वो रिडम्पशन कन्वर्जन के थ्रू हो जाता है। आप यहां लिखेंगे बाय कन्वर्जन। अकाउंटिंग करती बार ये सब सिखाऊंगा, अभी के लिए तो सिर्फ टर्म समझा रहा हूं। जो पहले दो तरीके हैं ना बच्चों, चाहे किस्तों में दे रहे हैं चाहे लमसम, उसमें आपको पैसों की जरूरत होती है। लेकिन जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको पैसों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बस डिवेंचर के बदले में उनको शेयर्स दे दिए गए हैं, आपकी तरफ से कोई आउटफ्लो नहीं होता। तो इसके बारे में लिखो, नो नीड ऑफ कैश पेमेंट, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स। हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं शेयर्स में कन्वर्ट कर। एंट्री हम सीख लेंगे, एक बार आप ये चारों समझ लो आराम से, ठीक है ना बच्चों। अकाउंटिंग तो मैं आराम से ही सिखाऊंगा, मैं तो पहले ये सिखा रहा हूं कि 4 मेथड होते हैं, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं वहां आपको क्लियर करूंगा कि अब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब 2-3 बातें आपको याद रखनी है बच्चों, जो नॉर्मल वे में आपसे थियोरेटिकली पूछी जा सकती हैं। आप एक बार अपने पास लिखो, प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहां 3 बातें हमारी स्टडी ने लिख रखी है, जो आपको अच्छे से समझ लेनी है। सेक्शन साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं लिख देता हूं, लेकिन बच्चों आपको क्लियर बताऊं, हमें कोई सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेंशन है स्टडी में, तो मैं भी लिख रहा हूं सिर्फ। सेक्शन 71(1), अगर कोई भी कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है, जैसे अभी हमने बोला ना कि रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, तो इसका मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे। अब एक बार सिंपली समझना बच्चों, मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। मान लो एक कंपनी ने डिवेंचर इशू की है, कन्वर्टेबल इशू की है, 3 साल बाद उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने डिवेंचर के बदले कंपनी के शेयर ले सकते हैं। तो नो डाउट बड़े सारे डिवेंचर होल्डर ने ऑप्शन ले लिया और उन्होंने अपने डिवेंचर के बदले कंपनी के क्या ले लिए, शेयर्स।
तो ये कहते हैं ऐसे कंपनी कर थोड़ा सकती है, पहले अपनी जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर की उसे अप्रूव कराना पड़ेगा, वहां जनरल मीटिंग के अंदर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की सहमति के बाद ही आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकते हो, क्योंकि उनका राइट अफेक्ट होता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मैंने कंपनी में 5,000 शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स है, तो मतलब मेरी होल्डिंग कंपनी में 5% है। अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए और मान लेता हूं 50,000 डिबेंचर इशू किए, उसके बदले हर डिबेंचर के बदले 1 शेयर का ऑप्शन था, उन 50,000 वालों ने बाद में ऑप्शन अपना यूज कर लिया और उनको 50,000 शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी के टोटल शेयर तो 1.5 लाख हो गए, मेरे पास वही 5,000 हैं, तो मेरा तो परसेंटेज कम हो गया। तो ऐसा कंपनी कर सकती है, लेकिन मेरे से अप्रूवल लेने के बाद, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाए, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे, उसके बाद कंपनी क्या इशू कर सकती है, कन्वर्टेबल डिवेंचर। नहीं तो उनका राइट अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आम नॉर्मल भी इशू करने होते हैं ना शेयर, तो पहले राइट शेयर इशू करने होते हैं। अगर वो जनरल मीटिंग में मान लेते हैं कि नहीं बाहर पब्लिक को इशू कर दो, तभी कंपनियां पब्लिक इशू करती है, नहीं तो क्या इशू करती हैं, राइट शेयर इशू करती है। तो लिखो इसी बात को। ये सेक्शन 71(1) सब सेक्शन कह रहा है, तो इसमें हम लिख रहे हैं ए कंपनी में इशू डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर्स into shares either wholly or partly at the time of रिडम्पशन। अब इसी के लिए बात कर रहा हूं कि उनको जो जनरल मीटिंग है उसमें पहले क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। एक बार आप लिखो इसके जस्ट बाद, प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड का मतलब यहीं पर है कि कंडीशन है, शर्त है उसके साथ, प्रोवाइडेड डेट द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स with an option to convert into shares wholly or partly should be approved by a special resolution passed at a duly convened ड्यूली का मतलब होता है बच्चों प्रॉपर तरीके से, कन्वेंट का मतलब होता है बुलाना, कि जो जनरल मीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से बुलाई गई, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया, उसके बाद ही कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है। अब ये थियोरेटिकल है, पूछे या ना पूछे आप बच्चों को पता होना चाहिए। नॉर्मल डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने हैं तो उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़े, तभी वो क्या इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। दूसरा, भले ही कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दे कंपनी, कभी भी डिवेंचर होल्डर का राइट नहीं हो सकता मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग राइट नहीं हो सकते। ये सिर्फ किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स को। तो लिखो आप अपने पास सेक्शन 71(2) अपने पास लिखो बच्चों, नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर विच कैरी एनी वोटिंग राइट्स
ये बस नॉर्मल सी थियरी है। 2 नंबर में पूछ ले कि क्या डिबेंचर के पास वोटिंग राइट हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। क्या प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। एक बात और है, उसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अभी के लिए सीधा समझो। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का हमें रिडम्पशन करना होता है ना, तो हम CRR क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो अगर हमें डिवेंचर का रिडम्पशन करना होता है, जिसमें हमें पेमेंट करनी है, पैसे चाहिए, तब तो उस केस में, कन्वर्जन के केस में नहीं चाहिए क्योंकि वहां तो पैसे ही नहीं चाहिए। तो उस केस में हमें DRR बनाना होता है। क्या होता है DRR, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फुल फॉर्म में तो आप बोल लो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, लेकिन अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक बार पहले सेक्शन के रेफरेंस से लिखो, सेक्शन 71(4) किन कंपनियों के लिए जरूरी है, वो सब अभी डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसमें लिखो बच्चों, वेयर डिबेंचर्स आर इशूड बाय ए कंपनी, then the company should create a debenture redemption reserve। चैप्टर बिल्कुल आसान है, लेकिन बच्चों पहले पढ़ा नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा बहुत लग सकता है कि आपको समझ आने में टाइम। लेकिन क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रखा है, तो हमारे पास थोड़ी एज तो है। तो यहां पर शुड क्रिएट ए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब आपको याद रखना है, ये भी डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट होता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ऑफ कंपनी लिख लो चाहे, अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड द अमाउंट credited to such account should not be utilized for any purpose other than the redemption of debentures। मतलब इनको ना हमें बच्चों डिवेंचर के रिडम्पशन से पहले क्रिएट करना होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मान लो आपने DRR क्रिएट कर लिया है, तो उसका यूज सिर्फ एक ही पर्पज के लिए हो रहा है, रिडम्पशन के लिए। उसी के लिए क्रिएट करते हैं, उसी के लिए यूज होता है। वो जब मैं एंट्री करा रहा हूँ ना, तो रीजन हर चीज बता दूंगा। ये 3 मेन बातें हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या DRR पहले है क्या, तो उसका कितना अमाउंट क्रिएट करना जरूरी है, और इसके अलावा क्या सभी के लिए जरूरी है, हर कंपनी को करना पड़ेगा, तो वो एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने पास अब लिखो बच्चों, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसी के जस्ट बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी आप कोई अपने दिमाग में परसेप्शन मत बनाना, नॉर्मल वे में हम सीख रहे हैं। ओपन माइंड से जो सीखा जाता है ना बच्चों, वो तो अलग ही लेवल जाता है। तो आप नॉर्मल समझ रहे हैं जो जो बात बोली जा रही है। DRR, मेरे से को पूछे क्या होता है, मैंने कहा ये एक तरह का क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट कर देते हैं। तो एक बार लिखो, इट शुड बी क्रिएटेड बाय ओनली। अब क्वेश्चन आता है कि इनको किसको क्रिएट करना होता है, तो पहले लिखो बच्चों, अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी को DRR नहीं बनाना, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन AIFI। अब इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको नहीं बनाना। जब हमें क्वेश्चन में अनलिस्टेड कंपनी देगा ना, तो साथ में लिख देगा अदर देन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज।
ये आपको सिंपली समझना। मतलब मेरे से भी पूछे किसको क्रिएट करना होता है, मैंने कहा अनलिस्टेड कंपनी को। कहता लिस्टेड कंपनी को मैंने करना ही, और अनलिस्टेड कंपनी में भी AIFI को नहीं करना, बैंकिंग कंपनी को नहीं करना। मतलब कोई अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनी है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इनको क्या नहीं बनाना, DRR क्रिएट नहीं करना, इनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ये बात समझ आई तो बताओ। अब देखो बच्चों, मुझे ये बताना है कि जो हमारे डिवेंचर होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, पब्लिक प्लेस डिवेंचर, प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर। अब इसका मतलब वो डिवेंचर जो आम पब्लिक को इशू किए गए हैं, और वो डिवेंचर जो वेंडर को इशू गए हैं। आपको याद हो तो एसेट के बदले हम वेंडर को डिवेंचर दे रखे होते थे, वो प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर होते हैं। तो ये जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, इनके चाहे पब्लिक प्लेस डिवेंचर हो या प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर हो, दोनों तरह के डिवेंचर के लिए इनको क्या क्रिएट करना पड़ता है, DRR। लेकिन इसके बाद आगे लिखो आप इसी में, क्योंकि मैं बड़े शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं और याद रखना पड़ेगा, ऑल अनलिस्टेड NBFC। अब इसकी फुल फॉर्म लिखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड अनलिस्टेड HFCs। इसके साथ आप लिखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अभी याद करा दूंगा बच्चों, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। लेकिन याद रख लेना है बच्चों, इन दोनों को, जो अनलिस्टेड NBFC है और अनलिस्टेड HFC है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक प्लेस डिवेंचर है उन्हीं के लिए DRR क्रिएट करना पड़ता है। तो आप इसी के साथ लिखेंगे, हम लिख रहे हैं ऑल अनलिस्टेड NBFCs, अनलिस्टेड HFCs शुड क्रिएट DRR ओनली फॉर पब्लिक प्लेस डिवेंचर। अगर उन्होंने कोई प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर हैं तो उसके लिए उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि DRR बनाना कितना है, क्या 100%, क्या 80%, क्या 90%? तो ये कहते हैं सिर्फ 10%, 10%। जितनी टोटल वैल्यू के डिवेंचर हैं जो आपने इशू किए थे, उसके 10% के बराबर ही आपको रिडम्पशन से पहले DRR क्रिएट करना है। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो बच्चों 20 लाख रुपए की हमने डिवेंचर इशू किए थे, हम अब उसका रिडम्पशन कर रहे हैं, कन्वर्जन के थ्रू नहीं, पेमेंट करनी है, चाहे इंस्टॉलमेंट में और चाहे लमसम। तो ये कहते हैं जैसे ही आपको रिडम्पशन स्टार्ट करना है, उस ईयर के शुरू में, जैसे मान लो 31 मार्च 2025 को मेरे को अपने डिवेंचर रिडीम करने हैं, चाहे फुल्ली चाहे पार्टली, तो ये कहते हैं उस ईयर के स्टार्टिंग में, उस ईयर का स्टार्टिंग एक तरह से मानकर चलो, क्योंकि 31 मार्च 2025 हो गया, तो आपको उस ईयर के शुरू में एक तरह से 1 अप्रैल 2024 को आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है तो आप 1 जनवरी को कर लो। आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, DRR कितने के बराबर, 10% ऑफ टोटल डिवेंचर। टोटल डिवेंचर का मतलब जो डिवेंचर आपने इशू किए थे, एक तरह से 20 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख। और मेरे से को पूछे एंट्री क्या होगी, मैंने कहा देखो इसमें सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट यूज होते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान लो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अदर डिविजिबल प्रॉफिट। मेरे से को पूछे अदर के अंदर, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मैंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम नहीं है तो आप उनका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो, हमारे में जनरली मिलेंगे नहीं, तो हम सिर्फ दो ही लिखेंगे, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। तो एक बार आप लिखो इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ DRR रिक्वायर्ड, आपको कितने DRR की जरूरत है, द अमाउंट ऑफ DRR रिक्वायर्ड। तो ये कहता है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स इशूड। और एक बार एंट्री और लिख लो बच्चों, हम लोग इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं।
आप अपने पास लिखो यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। आप लिख भी दो क्रिएशन ऑफ DRR, that is 10% of value of outstanding debenture issued। यूं DRR का सीधा मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट शो कर रहे हो कि हमारे पास जितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं उसमें से इतने के बराबर तो प्रॉफिट ही है। बच्चों डिबेंचर जब पे करते हैं ना तो उसकी दो एंट्री सीधी होती है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो होता क्या है, डिबेंचर घटते हैं और बैंक घटता है और कहीं कोई इफेक्ट नहीं होता। तो प्रॉफिट तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए दिखाते हैं कि इतना तो हमारे पास डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए जो पैसा चाहिए था वो प्रॉफिट में अवेलेबल था। तो उन्होंने ये बना रखा है कि आपको 10% क्रिएट करना पड़ेगा। मेनली याद रखना है बच्चों, हमने ना इसको बड़ा सिंपलीफाइड करने की कोशिश की है, फिर भी मुश्किल लगे तो थोड़ा 3-4 बार रिपीट करना। एक तो अनलिस्टेड कंपनी सबको DRR बनाना पड़ेगा, सिर्फ किनको छोड़कर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI, और दूसरे नंबर पे HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनको नहीं बनाना। बाकी सबको क्रिएट करना पड़ेगा अनलिस्टेड कंपनी को। तो आपने कहा लिस्टेड कंपनी कोई जरूरत नहीं है DRR की। इसके अलावा अनलिस्टेड NBFC और अनलिस्टेड HFC, इन दोनों को सिर्फ तब क्रिएट करना पड़ेगा जब पब्लिक प्लेस डिवेंचर ये इशू करेंगे और ये अनलिस्टेड होंगे। अनलिस्टेड NBFC और अनलिस्टेड HFC, इनको कब क्रिएट करना है, पब्लिक प्लेस डिवेंचर के केस में, जबकि ऊपर अनलिस्टेड कंपनी को हर केस में करना। बस इतना याद रखना है। कोई पूछे कितने से क्रिएट होता है, आप कहेंगे 10% से। वो कहते हैं कैसे क्रिएट होता है, तो आप सीधा एंट्री बोलेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बच्चों देखा जाए तो ये चैप्टर बड़े मुश्किल है, ये ना इंटर से उठाकर फाउंडेशन के सिलेबस में डाले गए। जैसे उन्होंने अपने आप उसमें से वो हटा दिया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल पड़ता ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर इंटर के सिलेबस का कोई भी चैप्टर फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा तो एक बार तो मुश्किल लगेगा। आप यूं समझो मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, उसके बाद तो आपके ऊपर है ना कि आप मेरे साथ साथ करेंगे और नॉर्मल वे में कर लेंगे हम लोग। तो ये समझ आ गया तो बताओ। अब जो हमने DRR क्रिएट किया है ना, इसके साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। ये जो DRR का पैसा है ना, ये हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो अब मेरे को आपको सिखाना है, उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो एक बार आप लिखो, मतलब खाली DRR बनेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अब वो किन कंपनियों को करनी पड़ती है बताता हूं, लिखो एक बार, इन्वेस्टमेंट ऑफ DRR अमाउंट, इसको ना हम शॉर्ट में DRRI बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो एक कंपनी का रिडम्पशन 31 मार्च 2025 को है, तो 31 मार्च 25 से पहले जो भी 30 अप्रैल आई, हमने कहा 30 अप्रैल 2024, तो 30 अप्रैल 2024 को उस कंपनी को हर हाल में DRRI में पैसे जमा करने पड़ेंगे। किन कंपनियों को करने पड़ते हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं। कितने परसेंट के बराबर करने पड़ते हैं, 15% के बराबर। जितने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, मतलब जिनके लिए पेमेंट करनी है, उन डिवेंचर के 15% के बराबर। एक बार लिखो अपने पास लैंग्वेज, यही थोड़ा सा मुश्किल है, जब एक बार एंट्री आ जाएंगी तो नॉर्मल हो जाएगा। शुरू की वर्किंग है, तो एक बार आप लिखो द फॉलोइंग, अभी मैं बताऊंगा किन कंपनियों को, शेल ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल in each year in respect of debenture issued deposit or invest as the case may be, a sum
विच शुड नॉट बी लेस देन 15% of amount of its debenture maturing during the year ending on 31st day of March of next year in any one or more of the following method namely। अब मेरे से कोई पूछे कि आप ये कह रहे हो पैसे इन्वेस्ट करने हैं या डिपॉजिट करने हैं, इसका मतलब कहां पर, तो वही बताना है। कंपनियों के लिए ऐसे कंपलसरी कर रखा था ना कि आपको जो कैश चाहिए उसके 15% के बराबर आपको अपने पास कैश दिखाना पड़ेगा कि ये कैश हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। मतलब रिडम्पशन से जस्ट पहले जो 30 अप्रैल आएगी, तो आपका अगर रिडम्पशन 31 मार्च 2026 को है तो आपको 30 अप्रैल 25 को अपने पास DRRI में 15% पैसा दिखाना। अगर आपका रिडम्पशन 31 मार्च 25 को है तो आपको 30 अप्रैल 2024 को अपने पास क्या दिखाना है, DRRI में 15% पैसा। जितने के डिवेंचर 31 मार्च को रिडीम करने हैं, जैसे आपके टोटल डिवेंचर 20 लाख के हैं, अभी आप 4 लाख के रिडीम कर रहे हो, तो 4 लाख का 15%, ना कि 20 लाख का। DRR पूरे का बनता है, ये जितने रिडीम होने होते हैं उसका 15% बनाना होता है। गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि आप हमारे को कैश तो दिखाओ रिडम्पशन से पहले कि आपके पास है, और वो अलग करो उस कैश को कि ये नॉर्मल खर्चों के वाला कैश नहीं है, ये अलग से है, क्योंकि हमने इसी पैसों से क्या करना है, रिडम्पशन। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको 100% कैश दिखाना है, वो कहते हैं आप सिर्फ 15% अपने पास कैश दिखा दो। कैसे दिखाओ, इन्वेस्ट कर दो उसको। अब जो बच्चों पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये समझना। सबसे पहले आप लिखो इन डिपॉजिट्स with any schedule बैंक। फ्री फ्रॉम चार्ज और लायन। इसका मतलब होता है बच्चों सीधा कि हमें शेड्यूल बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने हैं, लेकिन उसको किसी चार्ज या लाइन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए वहां से। वो डिपॉजिट कहीं आप सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रख सकते, इसलिए लिख रखा है फ्री फ्रॉम चार्ज और लाइन। सेकंड बच्चों, इसी तरह से इन अनइनकम्बर्ड, इसका मतलब होता है बच्चों फ्री सिक्योरिटीज, ये सब मैं यही लिखूंगा, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप इसके साथ लिख सकते हो अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है कि उसके किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, फ्री है, फ्री सिक्योरिटीज कह सकते हो। इसका सीधा मतलब होता है बच्चों कोई मॉर्टगेज, कोई चार्ज कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन में तो अपने आप लिखेगा। तीसरे नंबर पे आप लिखो इन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी नोटिफाइड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। वैसे तो देखो हमें कुछ याद ये रखना नहीं है, इन्होंने दे रखा है तो हम एक बार अच्छे से समझ रहे हैं। मेनली बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो DRR है वो टोटल जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग होंगे उसका 10% है, और रिडम्पशन से पहले कभी भी बनाना है। जो DRRI है उसमें हमें 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट करनी है, जितने के डिवेंचर उस ईयर में हमें रिडीम करने हैं
और वो हमें 30 अप्रैल तक, जब भी रिडम्पशन करना है उससे पहले जो 30 अप्रैल होगी उस टाइम तक हमें वो क्रिएट करना है। ये इतना कुछ याद रखने का नहीं है। अब आगे बच्चों इसी में लिखो, ये जो बनाना है वो DRRI किसके लिए मैंडेटरी है? इट इज मैंडेटरी फॉर फॉलोइंग कंपनीज। चार पॉइंट करके लिखना बच्चों, ABCD। सबसे पहले ऑल लिस्टेड NBFC। तो याद रख लो बच्चों, जितने भी लिस्टेड NBFC हैं इनके केस में इनको DRR नहीं बनाना, लेकिन DRRI की रिक्वायरमेंट इनके लिए है। दूसरा, ऑल लिस्टेड HFCs, तो इनके केस में भी अनलिस्टेड हैं तो DRR की रिक्वायरमेंट है, और अगर लिस्टेड हैं तो इनके केस में DRRI की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा लिखो ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी बाकी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन किन को छोड़कर, कि 2 3 4 बार रिपीट करेंगे ध्यान रह जाएगा, अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनीज एंड अदर FIs, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट लिख लो इसी में, एंड ऑल अनलिस्टेड कंपनीज। लेकिन वो NBFC या HFC ना हो, विच आर नॉट NBFC एंड HFCs। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात याद रख लेना, जो हम DRR बनाते हैं या DRRI, वो सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए बनता है। हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, DRR and DRRI shall be created in respect of नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। क्योंकि कन्वर्टेबल के लिए आपको कैश ही नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना तो आपको DRR बनाना है उसके लिए, ना DRRI। अब बच्चों एक ना छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं, मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं क्या है। जैसे DRRI या DRR के लिए मैंने बोला कि DRR कभी भी बनाया जा सकता है रिडम्पशन से पहले, और DRRI 30 अप्रैल को बनाना होता है। हमारी स्टडी सीधा कहती है कि अगर क्वेश्चन में डिवेंचर इशू की डेट दे रखी है कि कब अलॉट किए गए हैं, तो उसके तुरंत बाद हमें किसकी एंट्री भी कर देनी चाहिए, DRR की भी, DRRI की भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिवेंचर अलॉटमेंट की डेट मिसिंग है, तो उस केस में मतलब हमें इशूड बताए नहीं कब किए हैं, तो उसके बाद जिस ईयर रिडीम करने हैं ना, उस ईयर की फर्स्ट डेट को हमें ये दोनों एंट्री कर देनी है। अब बच्चों अपने पास एक नोट लिखो, आप लिखो यहां पर, इट शुड बी नोटेड दैट appropriation to DRR can be made any time before redemption। आप DRR में कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कह रहा है एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज मेंशन अबव, जो DRRI है, कैन बी डन बिफोर 30 अप्रैल फॉर द डिवेंचर मैच्योरिंग
डेट ईयर। अब यहां तक का ये मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपको डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो डीआरआर उससे पहले कभी भी बनाया जा सकता है, जनरली हम ईयर के शुरू में बनाते हैं। और जो डीआरआरआई है, जो इन्वेस्टमेंट है 15% जो हमें करनी है, वो हमें जिस दिन रिडम्पशन करना है उससे पहले जो 30 अप्रैल है उस टाइम तक बनाना होता है। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको डेट लिखनी ही नहीं है, आपको सिंपल वे में चलना है कि अगर आपने अभी इशू की एंट्री भी करनी हो, रिडम्पशन की एंट्री भी करनी हो, तो इशू की जैसे ही एंट्री ओवर हो उसके तुरंत बाद आप किसकी एंट्री कर दो, डीआरआर और डीआरआरआई की, ताकि आपको डेट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो देखो आप आगे लिखो, हाउ एवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान करने के लिए, एंड इजी, इजी लिख देना, इट इज एडवाइसेबल टू मेक द एप्रोप्रिएशन, मतलब आपको ये दोनों काम कब करने हैं, टू मेक द एप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर द डिबेंचर आर अलॉटेड। जैसे ही आप डिबेंचर अलॉट करेंगे उनको, मतलब आप डिबेंचर इशू की एंट्री करेंगे, उसके तुरंत बाद ही आप ये दोनों एंट्री कर दो, उसमें आपको डेट के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा ना। एज्यूमिंग डेट, और ये मान लो उस केस में कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट में पड़ा है जो डीआरआर 10% बढ़ाना है। एज्यूमिंग डेट द कंपनी हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स issued if allotment date is not given in question. Also, in some cases, the date of allotment could be missing. In such cases, the appropriation and investment should be done on the first day of that year for which ledger accounts are to be drafted. मैंने आपको बुकिश इसलिए लिखवाया है बच्चों, आपको ये आईसीएआई लिख कर दे रहा है तो मानकर चलो वो आपसे क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि आपको 30 अप्रैल के झंझट में पड़ना ही नहीं है। अगर उसने आपसे इशू की एंट्री करवाई, कहा कि ये डिबेंचर इशू हुए 3 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, तो जैसे ही आप डिबेंचर इशू की एंट्री करोगे तुरंत डीआरआर और डीआरआरआई बना देंगे, बस बात ओवर, आपको कुछ और सोचना नहीं। और अगर इशू की एंट्री दी नहीं, हमें क्या पता कब इशू की है, हमें तो ये बता रहा है ये वाले डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है जिनको रिडीम करना है, तो हमें उनके इशूड का कुछ नहीं पता। तो उस केस में जिस ईयर रिडीम करने हैं उस ईयर की फर्स्ट डेट को, उस ईयर की फर्स्ट डेट को आपको इन दोनों के लिए एंट्री कर देनी है। बात समझ आ रही है तो बताओ, मतलब वो आसान करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, डीआरआर उससे पहले कभी भी बना लेते हैं, डीआरआरआई 30 अप्रैल को बनाया जाता है। जैसे 31 मार्च 2025 को रिडीम होने हैं तो 30 अप्रैल 24 तक आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआरआई। अब उसकी एंट्री और वो सब सिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान देंगे यहां पर देखो।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बच्चों जो जर्नल लिखेंगे बस वही होंगी, उसके अलावा और कोई जर्नल नहीं होगी। उन्हीं को हमें याद रखना पड़ेगा सिचुएशन वाइज कि हमें कब कौन सी पास करनी है। तो सबसे पहले आप लिखो बच्चों अपने पास कि आपको डीआरआर क्रिएट करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहली एंट्री क्रिएशन ऑफ डीआरआर। कहां से क्रिएट होता है बच्चों? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है उससे। तो ये ना भी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये हमें जनरल रिजर्व कुछ नहीं देगा, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे। वैसे आप जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो और कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो जिसको डिविडेंड बांटने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब जिससे सीआरआर बन सकता है उससे डीआरआर भी बन सकता है। जिससे सीआरआर बन सकता है उन्हीं प्रॉफिट से क्या भी बन सकता है, डीआरआर। और बनाने के लिए लगभग लगभग एंट्री भी सेम वे में ये। अब हम जब सीआरआर बनाते थे ना उसको पड़ा रहने देते थे जब तक वो बोनस इश्यू के लिए नहीं कहे, लेकिन रिडम्पशन की एंट्री होने के बाद सबसे लास्ट में इस डीआरआर के पैसे को हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। मतलब रिडम्पशन से पहले क्रिएट किया, रिडम्पशन हो गया, उसके बाद डीआरआर के पैसे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। ठीक है ना? मतलब ये उस तरह से नहीं है कि कैपिटल के पैसे कम हो रहे हैं, हम तो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो ये कहते हैं डीआरआर उसके बाद फ्री कर दो, डीआरआर के पैसे को वापस कहाँ ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व। तो मैं लास्ट एंट्री वही लिखूंगा एक बार ये डीआरआर क्रिएट करने की है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि वो डीआरआरआई मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, उसको आप पैसे इन्वेस्ट करो, डिपॉजिट कराओ, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो लिखो अपने पास बच्चों, फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडम्पशन। आपको वो पैसे जो डीआरआरआई में जमा कराने हैं उसकी एंट्री पूछी कि क्या होगी। ये 15% के बराबर कराने होते हैं बच्चों, वो जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ध्यान देंगे। अभी के लिए आप शॉर्ट में लिख लो बच्चों डीआरआरआई। कोई पूछे फुल फॉर्म तो आप बोलेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अब ये इनकी बात कर रहा था, 30 अप्रैल को हमें ये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या उससे पहले कभी भी। तो वो कहते हैं आपको 30 अप्रैल के चक्कर में नहीं पड़ना, उस ईयर के शुरू में आप ये एंट्री कर दो, दोनों, पहली भी और दूसरी भी। यहां तक समझ आया तो बताओ बच्चों। अब एक छोटी सी बात बच्चों, अगर हमने ये डीआरआरआई मतलब कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, चाहे तो डिपॉजिट कराए हैं या इन्वेस्ट किए हैं, तो इसके ऊपर ब्याज भी तो मिलेगा। हमें कब ब्याज की एंट्री करनी होगी? जब वो उसके आगे परसेंटेज लिख देगा। जैसे उसने आपको बोला 8% इन्वेस्टमेंट में हमने पैसे लगाए हैं, तो आपको रेट बता तो दिया। तो मान लो ये आपने 30 अप्रैल को की होती या मान लो 1 अप्रैल को एंट्री की होती और 31 मार्च को आप अपने डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, तब आपको इस इन्वेस्टमेंट को बेचना है। तब आपको इस इन्वेस्टमेंट को बेचना है, लेकिन उससे पहले आपको इसके ऊपर क्या मिल जाएगा? ब्याज। तो मेरे से को पूछे वो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो बच्चों एक बार कोई भी बच्चा इंटरेस्ट रिसीव्ड की नॉर्मल एंट्री सोचकर बताओ क्या होती है। तो वही है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई अकाउंट। वो तो आप उसका नाम साथ में लिख रहे हो, आप लिख दोगे बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट वो भी चलेगा, लेकिन हम क्लियर बोल रहे हैं कि ये वाला इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो लिखो एक बार। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये मुश्किल इसी चक्कर में कर रहा है, एंट्री बहुत सारी बना रहा है। अब बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि इतनी सारी एंट्री कैसे ध्यान रखेंगे, तो वो नॉर्मल एंट्री याद रखे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड की क्या होती है, करनी कब है? जब उसके आगे रेट परसेंटेज दे रखा होगा। मान लो उसने रेट परसेंटेज नहीं दिया तो उसने आपको फ्री कर दिया कि आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी। ठीक है ना? उसने आपको फ्री किया या नहीं वो रेट परसेंटेज देने पे डिपेंड करता है। तो अब आप एक बार लिखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई अकाउंट। मैं लिख भी देता हूं, फॉर इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई रिसीव्ड। और अगर ये इनकम है तो बच्चों कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? पी एंड एल में। तो आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, अगर कोई भी इनकम जब आप पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे?
टू पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो लिखो फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू पी एंड एल अकाउंट। तो यहां आप अपने पास एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये यहीं तक थोड़ा रुकेगा, ये साथ में आपको तंग करेगा। ये क्वेश्चन में कहेगा कि जो डिबेंचर रिडीम करने हैं उसके आगे भी परसेंटेज दे देगा और कहेगा कि उसका इंटरेस्ट पे किया है। अब मेरे से कोई पूछे डिबेंचर का जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा पे की एंट्री करेगा ये। तो आप लिखो यहां फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर ये खर्चा है बच्चों तो राइट ऑफ भी करना बनता है। तो एक बार आप मेरे को राइट ऑफ की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो हमने यहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये सब चीजें हमें पहले ही कर लेनी है। अगर वो हमसे जर्नल पूछता है, यही लेजर में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इन सारों के लेजर बनेंगे। अब इसके बाद अगली चीज लिखो बच्चों आप अपने पास, अब एंट्री करनी है डायरेक्ट रिडम्पशन के लिए। तो एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। तो वो कहते हैं रिडम्पशन की एंट्री आपको 4 याद करानी है बच्चे को। हमने कहा कौन कौन सी, तो कहते हैं जो DRRI है ना, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो जिस दिन रिडम्पशन करना है उस दिन पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना है। जो इन्वेस्टमेंट की है अब उससे पैसे वापस निकाल लो, तो उस इन्वेस्टमेंट को बेच दो। तो यहां आप अपने पास लिखो हमारे अकॉर्डिंग 7th एंट्री, नॉर्मल वैसे चल रहे हैं तो आप यहां लिखो सेल ऑफ DRRI। जब आप इसको बेचेंगे, बेचने का मतलब डिपॉजिट करा रखे हैं तो निकलवा लोगे पैसे, और इन्वेस्ट कर रखे हैं तो सेल कर दोगे। तो पैसे आएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री होती है, और उसी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो ये एंट्री होती है। इसमें आपके हाथ पैसे आ गए हैं। अब डिवेंचर को रिडीम करना है, वो दो में से एक तरीके से बोलेगा, या तो एट पार या एट प्रीमियम। डिवेंचर को जब रिडीम कराएगा तो वो दो में से एक तरह से बोलेगा, या तो एट पार होता है या एट प्रीमियम। तो पहले हम एट पार समझ लेते हैं, फिर एट प्रीमियम समझ लेंगे। तो एक बार आप अपने पास लिखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार। तो यहां एंट्री होगी बच्चों डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये तब है जब रिडम्पशन आप कैसे कर रहे हैं बच्चों। और अगर आपने कहा सर प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तो मैंने कहा ये फिर एंट्री चेंज करो। यहां है अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, ये आपने डिवेंचर होल्डर को पैसे ड्यू कर दिए। और अगर आपने कहा सर प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम पे समझना बच्चों एंट्री डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री मतलब इन दोनों में से एक सिचुएशन होगी ना बच्चों, या तो रिडम्पशन जो है वो एट पार होगा, और या फिर रिडम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। अगेन नरेशन यही रहनी है, अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स, चाहे एट पार करो और चाहे एट प्रीमियम करो।
अब आप कहोगे सर उसको पे करने के लिए, तो अब आप 9th लिखो, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। आप इन डिवेंचर होल्डर की पेमेंट कर दो। तो ऊपर वाली एंट्री दोनों में से कोई भी हो, ये वाली एंट्री वही की वही रहेगी। क्या बच्चों? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो एंट्री ना समझ आए बोलना, आपको क्लियर रहनी चाहिए बातें। अब बाकी दो एंट्री बच गई हैं। एक तो जो प्रीमियम दिया है इसको राइट ऑफ करना है, पीएनएल से राइट ऑफ होगा ये। और दूसरा जो डीआरआर में पैसा है वो सबसे लास्ट में आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। बिना सोचे बिना समझे कुछ और ध्यान ही नहीं देना। डीआरआर का पैसा लास्ट में रिलीज कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो? जनरल रिजर्व। इसलिए तो उसका कोई यूज नहीं है। पहले क्रिएट करो फिर उसके बाद उसको वापस रिलीज कर दो, तो कोई यूज नहीं है आज की डेट पर। इसलिए लगभग को तो फ्री कर रखा है कि बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अभी आप लिखो बच्चों आगे, 10 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। आपने कहा क्या एंट्री होगी, तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये राइट ऑफ करने की एंट्री। जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करते थे, वैसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ होता है। लास्ट बच्चों, ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व। मेरे से को पूछे क्या एंट्री होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कोशिश करना चीजें ध्यान रह जाएं, ताकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी एंट्री में।